हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल ही फ्रेश चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो 10वां चैप्टर आज हमारा स्टार्ट होगा और आज हम देखेंगे इस चैप्टर से इसके माइंड मैप को। मतलब एक छोटे से चैप्टर के छोटे से माइंड मैप को हमें देखना है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। जिस तरीके से हमने जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स को देखा है, ये उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, और हम इसको और भी शॉर्ट करके माइंड मैप के रूप में आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। बीते चैप्टर्स में हमने ये देखा था, जहां हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को डिस्कस किया था, वो एक ऐसा चैप्टर था जिसमें हमें देखने को मिला था कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इंसानों के दुश्मन हैं। दुश्मन ऐसे हैं क्योंकि ये बहुत सारे डिजीज को कॉज कर रहे थे। हमने उसके बारे में देखा। हमने देखा कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से डिजीज कॉज कर सकते हैं और करते हैं, हम किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरीके से उनके ग्रोथ को रोकते हैं, किस तरीके से हम लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं ताकि उन माइक्रोब्स का ग्रोथ हमारे बॉडी में ना हो सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके की चीजों को हमने देखा था। लेकिन साथ साथ जानना यह भी जरूरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो हमारे लिए दोस्त से कम नहीं है। कहने का मतलब है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके हम बहुत सारी अच्छी चीज़ों को करते हैं। कहने का मतलब है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम लोग अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं जो हम इंसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में कि इंसानों के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से फायदेमंद साबित होते हैं, कौन कौन से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, किनका क्या रोल है, इन सब के बारे में डिस्कशन करना है हम इस चैप्टर के अंदर। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर में कि हमें देखना क्या है। जैसे ही हम आते हैं हम अपने इस चैप्टर में, दैट इज कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में आपको बता दिया जाए कि इसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो हमारा पहला पार्ट है, यहां हमें देखने को मिलेगा कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो कहने का मतलब यह है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। तो वहां हमें डिस्कस करना है, दैट इज कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारे लिए मददगार हैं, हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हम उनको यूज करते हैं। दूसरी चीज यहां पर यह है कि इंडस्ट्रीज में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री में जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। फिर आएगा हमारे पास नंबर 3 पे, हमारे पास यहां पर देखने को मिलेगा दैट इज कि माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अगर यूज किया जाता है तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हमारे लिए फायदे के सौदा है, मतलब कि ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं, हमें मदद कर रहे हैं। फिर हमारे पास चौथा पॉइंट है दैट इज की माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस के प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। पांचवा पॉइंट है यहां हमारे पास की माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स। एंड छठा पॉइंट है हमारे पास क्या, दैट इज की माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये हमारा एक क्वेश्चन अगर पूछता है सीधा सीधा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, तो यहां पर हमारा पूरा चैप्टर यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है कि बस यही कुछ 6 पॉइंट्स हैं कि माइक्रोब्स को हम लोग हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, माइक्रोब्स को हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, माइक्रोब्स को सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, बायो फर्टिलाइजर्स के लिए, बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए, एज वेल एज इसको हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस चैप्टर में हमारा यही है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं जल्दी से कि क्या क्या हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है। तो जैसे ही हम अपने इस चैप्टर के मेन कंटेंट पे आ रहे हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दैट इज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। घर में कैसे हम इसका यूज करते हैं। सभी को दही खाना बहुत पसंद है। डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में
थोड़ी सी दिक्कत आती है तो कहा जाता है कि आप दही का यूज करें, आपके पेट को ठंडा करता है। कहने का मतलब है कि ये दही हमारे लिए यूजफुल है। तो सवाल यही उठता है कि ये दही आता किधर से है, ये दही आता किधर से है। तो इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके दूध को दही में कन्वर्ट करता है। कह रहा है वही कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां जो हमारा मिल्क है इसको लैक्टोबैसिलस में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ये लैब हम इसे कह रहे हैं शॉर्ट में, दैट इज की लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। रॉड शेप का होता है ये क्या करता है, ये इस मिल्क को कन्वर्ट करवा रहा होता है किस चीज में, तो ये कर्ड में। एंड दिस कर्ड, इस कर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें हाई विटामिन B12 पाया जाता है। एक आपका यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सीधा सीधा बात है कि मिल्क से हमने कर्ड बनाया विद द हेल्प ऑफ ए रॉड शेप बैक्टीरिया जिसको हमने लैक्टोबैसिलस का नाम दिया है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है वो। ऐसा ये इसलिए कर पाता है क्योंकि ये जो है इसमें लैक्टिक एसिड है, तो इसको हमने लैब के नाम से पुकारा, दैट इज की लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये। और ये कर्ड जो है इसमें हाई विटामिन B12 पाया जाता है। क्लियर? तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां हमें नुकसान पहुंचा रहे थे, वहीं ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमें हेल्प कर रहा है। तो वही चीज है इस चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हेल्प कर रहे होते हैं। तो एक पॉइंट आपके सामने आ गया, आप इसको नोट बिल्कुल कर सकते हैं। और जहां तक मेरी समझ कह रही है आपको ये चीज बहुत पहले से पता है, जब आप छोटे बच्चे थे। आई थिंक कि इन क्लास 8 एक चैप्टर आया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करके एक चैप्टर आया था जहां हमें ये बताया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें नुकसान भी है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बहुत सारे फायदे भी हैं। तो वहां पर ये पॉइंट डिस्कस किया जाता है, लेकिन अभी हमने इसको फाइनल टच दे दिया कि मतलब अब तो लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमारे पास बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट की बात करें तो सैरकोमाइसिस सर्विसियाई हमारे पास है, एक ईस्ट है, और ये जो है ये ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है। एक ब्रेड जिसका बहुत सारा यूज है। इस ब्रेड को अगर तुम चाहो तो तुम दूध के साथ ले सकते हो। इसी ब्रेड की अगर हम बात करें तो तुम सैंडविच बना करके भी तुम खाते हो। इसी ब्रेड की बात करें तो तुम ब्रेड पिज्जा बना करके खाते हो। तो कहने का मतलब है कि जिस ब्रेड से हम लोग बहुत सारे डिशेस बनाते हैं और हम उसे खाते हैं, वो ब्रेड कैसे तैयार होता है, तो उस ब्रेड को भी तैयार करने के लिए जरूरत है एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज सैरकोमाइसिस सर्विसियाई। इसको भी आप बिल्कुल ही नोट करेंगे, बहुत ही आसान सी चीजें। एक्चुअली इसको यहाँ पर ये साइंटिफिक नेम है, इसको यहाँ से अंडरलाइन किया जा रहा है, दिस विल बी स्मॉल सी, इसको होना चाहिए था। इसके बाद है हमारे पास तीसरा पॉइंट, दैट इज कि स्विस चीज के बारे में बात की जा रही है। तो स्विस चीज क्या है? स्विस चीज का कितना यूज है हम ये जान रहे हैं। तो कह रहा है कि स्विस चीज लार्ज होल्स ड्यू टू CO2 प्रोडक्शन बाय द प्रोपिनोबैक्टीरियम शेरमैनी। तो ये जो स्विस चीज है इसमें आपको अगर हम एक डायग्राम के बनाने की कोशिश करें तो हमें दिखता है कुछ ऐसा कि ऐसा कुछ हमें दिखता है ना। अगर हम इसको एक रफ डायग्राम बनाएं तो हमें इस तरीके से इसमें होल्स दिखते हैं, एंड ये होता है ड्यू टू CO2, और ये CO2 के कारण ये होता है। और ये CO2 कहां से आता है? तो इसका आंसर है ये। ठीक है, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं इसके आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और बातों को। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमने देखा है कि हमारे घर में बिल्कुल यूज होता है, और ये दही तो ऐसी चीज है कि ऑलमोस्ट आपको एवरीडे आपको अपने घर में यूज होते हुए दिख जाएगा। तो बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, ब्रेड है, कर्ड है, ये सब तो हम लोग बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट हर दिन का इसका यूज होता है, तो समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, अब इंडस्ट्रीज की तरफ एक नजर डालते हैं कि इंडस्ट्रीज की अगर बात की जा रही है तो इंडस्ट्रीज का क्या हाल है। तो ब्रीवर्स ईस्ट की बात की जा रही है, दैट इज कि सैरकोमाइसिस सर्विसियाई। इससे क्या होता है, हम लोग अल्कोहल का प्रोडक्शन करवाते हैं, अल्कोहल्स का यहाँ पर
प्रोडक्शन करवाते हैं, अल्कोहल बनाया जाता है ब्रीवर्स ईस्ट के मदद से। अब देखिए अल्कोहल में भी दो वेराइटीज हैं हमारे पास, मतलब कि अल्कोहल जो प्रोड्यूस किया है वही लिखता है प्रोड्यूस्ड अल्कोहल जो है, प्रोड्यूस्ड अल्कोहल की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो तरीके का है। एक जिसको कह रहा है कि डिस्टिलेशन हुआ है जिसका, और दूसरे में है जो विदाउट डिस्टिलेशन है। तो जो डिस्टिलेशन से आता है उसका हमारे पास एग्जांपल है, एक हमारे पास है विस्की, दूसरा है हमारे पास ब्रांडी, तीसरा है हमारे पास रम। जो विदाउट डिस्टिलेशन है वहां पर हमें वाइन एंड बियर देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें भी जो आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं, इनके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके इन सारी चीजों को बनाया जाता है जो मार्केट में आपको दिख रहा है। मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज्यादा यूज है, देखने को मिलता है। ठीक है, बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने के बाद हमें जरूरत पड़ती है कुछ दवाइयों की। अगर किसी बुरे बैक्टीरिया ने हम पर अटैक कर दिया है, तो बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में इंफेक्शन क्रिएट कर चुका है, उस इंफेक्शन से लड़ने के लिए जरूरत है कि हम एंटीबायोटिक्स का यूज करें। और ये एंटीबायोटिक भी आता किधर से है? तो एंटीबायोटिक भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हमें दिक्कत देने की कोशिश की है और वहीं दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें हेल्प करना चाह रहा है। वही चीज यहां पर है कि एक हमारे पास फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। क्या नाम है इसका? इसका नाम है यहां पर इस तरीके से इसको एक बॉक्स में बदल देते हैं, बॉक्स में इसको कवर कर देते हैं, दैट इज की पेनिसिलियम नोटाटम। यहां से हमें निकल करके आया, यहां से हमें देखने को मिला दैट इज की पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। और इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा इस पेनिसिलिन का अगर हम बात करें तो इसका काम होगा टू किल बैक्टीरिया। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं? जनरली अगर हम लोग इस वाले सेक्शन की बात करें, दैट इज की अल्कोहल वाले पोर्शन की बात करें, तो हम ये भी चीज सभी जानते हैं कि अगर इस अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इस अल्कोहल का यूज किधर होता है? तो जनरली हमें देखने को मिलता है कि पार्टी पर्पसेस में या किसी मीट में, इस तरीके की ओकेजन्स पे, या फिर आप कह सकते हैं मैरिज वगैरह में, मतलब इस तरीके के गेट टुगेदर्स में इसका यूज होता है। ऐसे भी यूज इसका लोग करते हैं। साथ साथ एक और चीज है कि इसका एक्सेस यूज हार्मफुल है। एक्सेस यूज जो है इस अल्कोहल का वो हार्मफुल है। और वो हार्मफुल कैसे है? तो जस्ट बिकॉज कि आपके लीवर पे बहुत बुरा इफेक्ट डालता है जब आपका एक्सेस यूज करते हैं। जब आप लिमिट में हैं तब ये चीज सही है, लेकिन जब इसका एक्सेस यूज करते हैं ह्यूमंस, तो उस केस में उनके लीवर को खतरा होता है, लीवर को डैमेज मिल रहा होता है। तो इस तरीके की चीजें। दूसरी चीज, तो इस तरीके के ओकेजन्स के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हमें कुछ दिया है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें ठीक होने के लिए भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तैयार हैं, हमें ठीक करने के लिए भी। इस पेनिसिलिन की बात करें तो कहता है कि डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये भी याद रखना है किसने डिस्कवर किया, आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अगेन ये चीज रिपीट कर रहा हूं मैं कि इस तरीके की चीजों को आप याद रखें तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। कि पेनिसिलिन की बात करें तो डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया। तो इस तरीके के जो सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं इसको आप नोट करते चलेंगे, एग्जाम स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इंडस्ट्रियल पर्पस में इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हो रहा है, हमने देखा है। ठीक है, आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कहां कहां हेल्प कर रहे हैं। राइट, तो देखिए यहां पर दिखता है कुछ केमिकल्स और कुछ एंजाइम्स जो हमें देखने को मिलता है। कुछ केमिकल्स है या फिर एंजाइम्स जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। उसमें ये एक्चुअली BFBB ये जो लिखा है यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि B स्टैंड्स फॉर बैक्टीरिया एंड F स्टैंड्स फॉर फंजाई। तो वो आप समझ लीजिए। एक है हमारे पास एसिटिक एसिड है, दूसरा सिट्रिक एसिड है, तीसरा ब्यूटाइलिक एसिड है एंड चौथा हमारे पास लैक्टिक एसिड है। ये किधर किधर से हमें देखने को मिल रहा है? हमारे लिए सारे केमिकल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे काम के हैं। और ये काम के केमिकल्स हमें किधर से देखने को मिल रहे हैं? तो अगर हम एसिटिक एसिड से स्टार्ट करते हैं तो
एसिनेटोबैक्टर एसिटिक नाम के बैक्टीरिया से हमें मिल रहा है ये चीज। सिट्रिक एसिड की बात करें तो एस्परजिलस नाइजर से हमें मिल रहा है जो कि एक फंजाई है। और ब्यूटेलिक एसिड की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से हमें ये से मिल रहा है जो कि एक बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड हमें लैक्टोबैसिलस से मिल रहा है जो कि एक बैक्टीरिया है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनके मदद से हमें ये सारे केमिकल्स हमें मिल रहे हैं जो जिनका हम बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो ये सब हमें कहाँ से मिले? तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये हमें हेल्प कर रहे हैं, ये हमारे फ़ायदे का काम है। तो इससे ह्यूमन लाइफ जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो दैट इज़ वाई हमने ये चैप्टर जो है वो हमें ये चैप्टर पढ़ना है जहाँ हमें देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये कुछ 4 एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में वेरी शॉर्ट में। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आपको एसिटिक एसिड किधर से मिल रहा है, सिट्रिक एसिड किधर से मिल रहा है, ब्यूटालिक एसिड किधर से मिल रहा है, लैक्टिक एसिड किधर से मिल रहा है? जवाब हमारे सामने है। ये कुछ बैक्टीरियाज और फंजाई हैं जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, राइट? आप इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट में आगे डिस्कशन करते हैं। दैट इज कि यहाँ पर हमारे पास है और कुछ एग्जाम्पल्स, इसको भी आप नोट करेंगे। दैट इज कि एक हमारे पास है स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो ये स्ट्रेप्टोकॉकस जो कि एक बैक्टीरिया है, यहाँ से यूज हो रहा है, क्लॉट बस्टर के रूप में यूज हो रहा है। साइक्लोस्पोरिन ए है, ये हमें ट्राइकोडर्मा पॉलियोस्पोरम जो कि एक फंजाई है उधर से मिल रहा है। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में ये काम कर रहा है। स्टैटिन्स की बात करें तो ये मोनास्कस परप्यूरस जो कि एक ईस्ट है उधर से हमें देखने को मिल रहा है। और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने में यूज होता है, मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए, मतलब ऐसे मेडिकल पर्पस में भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इनका यूज हो रहा है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से। कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, याद करना ही होगा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। समझते हुए चलेंगे तो याद करना ज़्यादा आसान है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, इसको भी आप नोट करते चलो, राइट? फिर यहाँ पर एक हमारे पास एक पॉइंट है दैट इज की बीओडी। बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हम जानते हैं, हमने ये कई बार देखा है कि हम ये चीज़ जानते हैं, अक्सर न्यूज़ में आता है कि यमुना नदी जो है जो दिल्ली से होकर के निकलती है वो कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है उन नदियों में। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। यहाँ पर हमें हमारे पास 2 केस है। एक है हमारे पास केस दैट इज ऑफ रिवर गंगा, एक है हमारे पास केस है दैट इज की रिवर गंगा का, और दूसरा केस है हमारे पास दैट इज की रिवर यमुना का। ये दोनों नदियाँ, मतलब कि अगर इन दोनों रिवर्स की बात की जाए तो बहुत ही मेजर रिवर्स माने जाते हैं हमारे कंट्री के। और रिवर गंगा का तो ऐसा है कि रिवर गंगा के पानी को कहा जाता है कि अगर आप किसी बंद बॉटल में भी अगर आप रख देते हैं तो वो भी पानी वो खराब नहीं होता, जस्ट बिकॉज कि रिवर गंगा का जो पानी है इसके अंदर एक वायरस पाया जाता है जिस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। तो वो बैक्टीरियोफेज वायरस करता है कुछ ऐसा कि वो जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको वो किल कर देता है। तो जिन बैक्टीरियाज के होने से पानी खराब हो सकता था उन बैक्टीरियोफेज के प्रेजेंस के कारण वो चीजें खराब नहीं होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि रिवर गंगा बहुत प्योर है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि ये दोनों नदी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो चुके हैं, इसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। रिवर गंगा की बात करें तो बहुत ही बड़े बड़े शहरों के थ्रू होकर के गुजरती है और उन शहरों का जो कचरा है वो इन नदियों में रिलीज कर दिया जाता है। सेम है यमुना नदी के साथ। तो इस केस में क्या हुआ कि ज़रूरत है कि इन दोनों नदियों को साफ किया जाए, तो उसके लिए यमुना एक्शन प्लान एंड गंगा एक्शन प्लान चलाया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट MOEF के द्वारा, ठीक है? तो इसमें भी यूज़ किनका हो रहा है? तो इसमें भी यूज़ किया जा रहा है, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? कैसे हो रहा है हम आगे देखते हैं, इसको भी आप नोट कर लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। तो आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं इन रिवर्स के
सफाई में किस तरीके से हेल्प किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर क्या है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की डिमांड क्या है, इसके बारे में भी एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। दैट इज कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें तो यहाँ से दिख रहा है कि ऑक्सीजन के डिमांड की बात की जा रही है, मतलब कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है इस चीज़ के बारे में डिस्कशन है। तो मगर हमने इसे इस तरीके से बांट दिया है कि 1 से 2 रखते हैं, फिर हम रखते हैं 3 से 5 और फिर यहाँ रखते हैं हम लोग 6 से 9 ppm की बात की जा रही है। ठीक है, इस रेंज में क्या है कि यहाँ पर अगर ये रेंज है तो हमें देखने को मिलता है ये क्या है, दिस इज द BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि ये पीने लायक पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है। अगर इस रेंज में है तो इस वाले रेंज की बात अगर हम करें तो इस वाले रेंज में हमें समझ में आता है कि पानी साफ तो है, क्लीन वाटर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप एकदम उसको पी ही ले। फिर ये वाला जो है, ये वाला रीज़न बताता है कि जो है उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो ये कुछ रेंज है। तो ठीक है, तो इसका मतलब दिख रहा है कि जब ज़्यादा पॉल्यूशन है उस वक्त क्या है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज़्यादा है। और ये होता क्या है कि इसमें जो भी लिविंग्स हैं उनको कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है ताकि वो अपने अंदर रेस्पिरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें वो परफेक्ट तरीके से कर सकें। तो ये हो गया हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है दैट इज कि सीवेज ट्रीटमेंट की बात की जा रही है। सीवेज ट्रीटमेंट में हमारे पास दो तरफ हमने इसको रखा है। एक रखा है दैट इज हमने कि एक नंबर 1 अगर हम बात करें दिस इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात हो रही है, एंड नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात हो रही है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग सीवेज को अगर हम ध्यान में रखें तो इस सीवेज के अंदर हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा स्मेल करता है सीवेज, जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके कारण इसमें हमें स्मेल देखने को मिलता है। मतलब कि इसमें जो है वो केमिकल्स भी मौजूद हैं और दूसरी चीज़ें हैं कि कुछ सॉलिड वेस्ट भी हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो सॉलिड वेस्ट को अलग करना सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान, सीवेज साफ करने के दौरान सॉलिड वेस्ट को अलग करना ये आसान होता है और थोड़ा केमिकल्स को अलग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, कॉमन सी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हमने क्या किया है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग फिजिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं और इस फिजिकल मेथड्स में आ रहा है हमारे पास फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो इसके मदद से जो सॉलिड वेस्ट है हम इसको बिल्कुल ही अलग कर सकते हैं, और इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, एरिएशन टैंक्स का यूज किया जाता है। इसमें क्या रहा है कि एयर इज पम्प्ड एंड एजिटेटेड। फिर यहाँ पे हमें फ्लोक्स ग्रो होते दिखता है। व्हाट इज दिस फ्लोक्स? तो फंजाई प्लस बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फंजाई प्लस बैक्टीरिया। कहने का मतलब है कि इस सीवेज ट्रीटमेंट में भी हमें देखने को मिला कि इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए इस फंजाई और बैक्टीरिया के आने से लिखता है कि रिड्यूस BOD। हमने देखा कि 1 से 2 का रेंज है, फिर यहाँ देखा 3 से 5 का रेंज है, फिर हमने देखा 6 से 9 का रेंज है। इस रेंज में हमें देखने को मिला कि ये हमारा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम इन वाटर का यूज कर सकते हैं। इस वाले रीजन की बात करें तो ये साफ पानी है, और इस वाले रीजन की अगर हम बात करते हैं 6 से 9 वाले रीजन की, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो पॉल्यूशन यहाँ ज़्यादा है, पॉल्यूटेड वाटर की अगर हम बात करें, अगर ये वाटर के केस में चल रहा है तो पॉल्यूटेड वाटर है, मतलब है कह सकते हैं हम कि डर्टी है, ये डर्टी वाटर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनके आने से क्या हो रहा है, रिड्यूस BOD। या BOD जो 6 से 9 के रेंज में था वो हो सकता है यहाँ से उठ करके वो यहाँ चला गया। तो भले ही अभी पीने के लिए भी साफ नहीं हुआ है, लेकिन हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसके आने से क्या हो गया, BOD घट गया। मतलब ये पानी का जो पॉल्यूशन है वो कम हो रहा है, BOD यहाँ पर घट रहा है। फिर कहता है कि फ्लोक्स आर सेंट टू सेटलिंग टैंक।
तो फिर इसके बाद ये जब ये कहानी हो जाती है तो इसके बाद क्या करते हैं, इन फ्लोक्स को क्या करते हैं, वो हम सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं। तो इस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट में भी हमारा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमें हेल्प कर रहा है। सिंपल छोटी छोटी चीजें आपसे सीवेज ट्रीटमेंट में पूछेगा तो आप ऐसे ही बता दो। दो ट्रीटमेंट है हमारे पास, प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें तो आसान है, हम लोग सीधा सीधा फिजिकल मेथड्स का यूज कर रहे हैं, फिल्टरेशन है, सेडिमेंटेशन है। इसके मदद से हमने क्या किया कि सॉलिड वेस्ट को अलग कर दिया। अब हमारे पास आ जाता है हमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं, जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है जो हार्मफुल है, उन सबको साफ करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एरिएशन टैंक के मदद से एयर को पंप किया है। यहाँ पर फ्लोकस ग्रो हो रहा है, दैट इज की फंजाई प्लस बैक्टीरिया कॉम्बिनेशन है ये। इसके आने से क्या होता है कि रिड्यूस्ड बीओडी घट रहा है, कह सकते हैं हम कि बीओडी अगर घट रहा है तो पानी जो है हमारा जो वो साफ होता चला जा रहा है। और इसके बाद लास्टली जब ऐसा हो जाता है तो फ्लोक्स को क्या फिर हम लोग सेटलिंग टैंक में उधर से भेज दिया जाता है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं कुछ और बातों को, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सेटल फ्लोक्स जो है सेटलिंग टैंक सेटल कर दिया हमने नीचे, यहाँ हमने देखा कि फ्लोक्स आर सेंट टू द सेटलिंग टैंक। अब यहाँ पे जो सेटल फ्लोक्स हैं ये क्या है, ये काम कैसे कर रहे हैं, तो ये एक्टिवेटेड स्लज के रूप में काम कर रहे हैं। इसके स्मॉल अमाउंट को हम लोग इनोक्यूलम के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर लिखता है कि पम्प्ड इनटू एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, और फिर यहां से जो है ये रिलीज करते हैं कुछ गैसेस लाइक CH4, H2S एंड CO2, और ये एज ए बायोगैस हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास यहां से हमें क्या देखने को मिला कि इधर से एक तो हमने शुरू किया था सीवेज का ट्रीटमेंट करना। सीवेज के ट्रीटमेंट में यहां पर हमें देखने को मिल गया कि यहां पे फ्लोकस बन रहा है, दैट इज की फंजाई प्लस बैक्टीरिया का यूज यहां पे हो रहा है। और इसके मदद से हमने क्या किया कि इसके मदद से हमने बीओडी को जो है वो रिड्यूस कर दिया। और इसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है इस वाले केस में कि जो हमारा वाटर जो है वो सीवेज में जो पानी है वो थोड़ा जो है वो साफ हो जा रहा है। इसके बाद हमें देखने को मिला कि इनको जो है हमने क्या किया है, हमने सेटल डाउन कर दिया है। और ये जो फ्लोक्स जो हैं ये अब कैसे काम कर रहे हैं, तो ये एक्टिवेटेड स्लज के रूप में काम कर रहे हैं, और फाइनली हमें यहां से देखने को मिल रहा है कि हमें लास्टली हमें बायोगैस भी हमें देखने को मिल गया। तो जो हमने डिस्कस किया था बिल्कुल शुरुआत में ही कि हमें बायोगैस वगैरह भी यहाँ से मिल जाता है। तो ये हमें देख लीजिए कि किस तरीके से हमें यहाँ पर ये गैसेस रिलीज हो रहे हैं, CH4, H2S, CO2, और फाइनली हमें बायोगैस यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और किस तरीके से यूज हम कर रहे हैं, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फायदे का सौदा हो रहे हैं। ये देखिए जो बायोगैस अभी बना है हमारे पास, तो कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस या फिर गोबर गैस भी जिसको हम कहते हैं, इसमें कौन कौन से हैं। तो यहाँ पहले लिख रहा है यहाँ पे कि बायोगैस प्लांट्स इन इंडिया वेर डेवलप। तो इंडिया में बायोगैस प्लांट्स को डेवलप किया गया था, बिल्कुल किया गया था। और इसमें हमारे पास जो हमारे पास जो बैक्टीरिया है, मेथेनोजन बैक्टीरिया जो है, उसका नाम जो है मेथेनोबैक्टीरियम जो है हमारे पास, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें एक्चुअली नाम से यहाँ स्पष्ट होगा कि आपको हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ से मीथेन निकलता हुआ देखने को मिलता है, मीथेन को ये रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो डेवलप किया गया था, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो डेवलप किया गया था IARI के द्वारा, मतलब कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और साथ में KVIC भी है, दैट इज की खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ये जो थे इन्होंने बायोगैस प्लांट्स को इंडिया में डेवलप किया था। और इसके मदद से हमें क्या मिलता है, तो बायोगैस, जिसको हम लोग गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, ये एक गुड फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, दैट इज वाई कि इसको डेवलप किया गया था। एक और हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज की रोक्यूफॉस चीज की अगर हम बात करें तो राइपेंड बाय ग्रोइंग ऑफ फंगस, दैट इज की पेनिसिलियम
रॉक फोर्टी का यूज़ करते हैं। तो ये एक हमारे पास ये एक और एग्जाम्पल है, हम इसका हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा ये लेट से आया है यहाँ पे, ठीक है। हाउस होल्ड यूज़ में हम इसको रख सकते हैं क्योंकि रॉकफॉर्स्ट चीज़ जो है, ठीक है, इसका भी ये भी फंगस के मदद से इसको भी हम ग्रो करते हैं, राइट। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे की ओर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो यूज़ है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में किस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक है, दैट इज की बैसिलस थर्निंजेंसिस। ये जो है ये आपको देखने को मिलेगा आने वाले चैप्टर जो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, वहां पर आपको इसका नाम दोबारा देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये क्या करता है, ये इट किल्स कैटरपिलर, आपको देखने को मिलेगा आने वाले चैप्टर में। दैट इज की जो कॉटन्स थे उन कॉटन की खेती में जो ये कैटरपिलर्स बहुत बड़ी बाधा डालते हैं, तो फिर बीटी कॉटन वहां पर आता है एंड बीटी कॉटन इन कैटरपिलर्स को किल करता है और फिर जो कॉटन का जो उपज है उसको बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से इसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर पर्पस में हम बिल्कुल हेल्प करवा रहा है हमें ये, ठीक है। फिर हमारे पास एक ट्राइकोडर्मा, ये कहाँ है प्रेजेंट है, तो ये प्लांट के रूट में प्रेजेंट है और ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स दी वेरियस पैथोजेंस, राइट। एक है हमारे पास बैक्यूलोवायरस, ये अटैक करता है ऑर्थ्रोपोड्स को। ऑर्थ्रोपोड कहने का मतलब है इंसेक्ट्स का जो ये बहुत बड़ा ये जो फाइलम है उसके बारे में बात की जा रही है। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा जो है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स है, सबसे ज़्यादा इसमें मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। अटैक ऑर्थ्रोपोड्स एंड जीनस, इस जीनस की बात करें तो दिस इज दी न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस का ये जीनस है, ठीक है। ये स्पेशीज स्पेसिफिक है एंड नैरो स्पेक्ट्रम यूज्ड इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम। तो और इसको फिर किधर यूज करते हैं, बैक्यूलो वायरस को। तो बैक्यूलो वायरस को एक तो हमने देखा कि इंसेक्ट्स वगैरह के को किल करने में यहाँ पर यूज हो रहा है, और सेकेंडरी हमें देखने को मिल रहा है कि दिस इज यूज्ड एज ए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो आईपीएम में भी इसका यूज होता है। पेस्ट वगैरह का अगर पेस्ट इसमें यूज हो रहा है मतलब एज ए पेस्टिसाइड भी, पेस्टिसाइड्स जो बनते हैं उधर इसका यूज किया जाता है एंड इसके मदद से जो पेस्ट पे कंट्रोल है, पेस्टिसाइड्स बन रहे हैं, तो एग्रीकल्चर पर्पस में भी हमें हेल्प करने वाला है। तो इस तरीके से हम इसको एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज करते हैं, राइट। इसको भी आप नोट कर सकते हो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं और आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं, राइट। अब देखिए यहां पर हमारे पास इसके बाद है कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है हमारे पास। यहां पर कह रहा है कि सिम्बायोटिक, दैट इज कि यहां पर हमें दिख रहा है कि राइजोबियम इन लेग्यूम प्लांट, और यहां पर है फंजाई प्लस प्लांट, दैट इज कि माइकोराइजा है। फिर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि फ्री लिविंग एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर एंड साइनोबैक्टीरिया जो हमारे पास दैट इज कुछ है एनाबिना है, नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है। इस तरीके से बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इनका यूज किया जाता है। तो इन सब का यूज हम कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में। शॉर्ट में हमें कंप्लीट करना है, माइंड मैप का लेक्चर है, तो इस हिसाब से हमने जल्दी जल्दी सबके एग्जाम्पल्स को देखा है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे और चलते हैं आगे की चीजों को डिस्कस करने, राइट। तो यहां पर दिस इज द लास्ट। एक बार हम कोई रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि हमें क्या क्या देखना था। तो हमने स्टार्ट किया था यहां से, दैट इज कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अगर हम लोग ह्यूमन वेलफेयर के रूप में अगर बात करें तो कुछ चीजें हैं, बस यहीं तक ये चैप्टर खत्म है। एक अगर आपसे एक बहुत ही लंबा सा सवाल अगर पूछ लेता है कि माइक्रोब्स जो ह्यूमन वेलफेयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हो रहा है इसके बारे में आपको लिखना है, तो आप यहां से शुरू करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज देखा है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत मदद कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि इंडस्ट्रीज में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प कर रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा रोल सामने आता है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट में मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोगैस के प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, यहाँ से हमें दिख रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी हमें हेल्प कर रहे हैं। तो इतना सारे यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। हाउस होल्ड से शुरू किया था हमने, मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो रहा है, जिसमें हाई विटामिन B12 हमें देखने को मिल रहा है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम के बैक्टीरिया से ये काम हो पाता है, जस्ट बिकॉज दिस बैक्टीरिया इज रिच इन लैक्टिक एसिड। तो इसको हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB के नाम से भी जान रहे हैं। बेकर्स यूज का बेकर्स ईज, जिसको हम लोग सैरकोमाइसिस सर्विसिया, ये जो ब्रेड बनाने के लिए यूज हो रहा है। इस तरीके से हमने देखा। इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं कि अल्कोहल बनाने के लिए भी इसका यूज हो रहा है। एंटीबायोटिक्स जो मेडिकल लाइन है, फार्मा इंडस्ट्रीज है, उधर भी ये हेल्प कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन जो है वो हमें पेनिसिलियम नोटाटम जो नाम के फंगस से मिल रहा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने इसके बारे में पहली बार हमें बताया था। केमिकल्स भी हमें मिल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कुछ बैक्टीरिया फंजाई है दैट, जैसे कि हमारे पास यही लैक्टोबैसिलस से हमें लैक्टिक एसिड मिल रहा है। एस्परजीलस नाइजर नाम के फंजाई से हमें सिट्रिक एसिड मिल रहा है। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में डिस्कस किया। नदी वगैरह की साफ सफाई में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ हमने देखा किस तरीके से प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं हम। फिर हमारे पास है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जस्ट की फिजिकल ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सीधा सीधा फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन का काम चल रहा है, और इसके मदद से हम लोग जो सॉलिड वेस्ट है उसको सीधा सीधा अलग कर देते हैं। अब जरूरत है कि उसको केमिकली ट्रीट किया जाए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरिएशन टैंक के मदद से हम क्या करते हैं, एयर को पंप करते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है दैट इज की फ्लॉक्स, जो कि फंजाई एंड बैक्टीरिया है। यहाँ पर ये ग्रो करता है, और इसके कारण क्या है कि BOD जो है वो घट जाता है। ज्यादा BOD हमें बता रहा था कि पानी जो है वो ज्यादा पॉल्यूटेड है, कम BOD है इट मीन्स की वाटर जो है वो साफ है। और यहाँ पर लास्टली फ्लॉक्स को क्या कर दिया जाता है, सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी बायोगैस की। ये एक्टिवेटेड स्लज के रूप में काम कर रहा है। स्मॉल अमाउंट को हम लोग इनोक्यूलम के रूप में यूज कर रहे हैं। फिर अब कि इसको पम्प्ड इनटू द एरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, और यहाँ पर हमारे पास CH4 H2S CO2 रिलीज हो रहा है, और यह बायोगैस हमें मिल रहा है। मिथेनोजेंस की अगर बात करें तो एग्जांपल हमारे पास है मिथेनोबैक्टीरियम। मीथेन ऑब्वियस सा बात है कि मीथेन हमें मिल रहा है। तो यहाँ से हमें बायोगैस, जिसको गोबर गैस भी कहते हैं, जो एज अ गुड फ्यूल यूज होता है, हमें वो मिल रहा है। और इसको इंडिया में डेवलप किया गया था बाई IARI एंड KVIC के द्वारा। तो IARI इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC इज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इनके द्वारा डेवलप किया गया था। फिर यहाँ पर एक और है दैट इज की रॉक फॉस्ट चीज के बारे में बात करें तो राइपेंड बाय ग्रोइंग ऑफ फंगस, जिस फंगस का नाम है पेनिसिलियम रॉक 40। तो इसके मदद से इस चीज को भी डेवलप किया जाता है। बायो कंट्रोल एजेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास BT है, इसके मदद से हम लोग कैटरपिलर्स को मारते हैं। तो मतलब यहाँ से एग्रीकल्चर पर्पस में भी हमारा यूज हो रहा है। ट्राइकोडर्मा की बात करें तो प्रेजेंट है हमारे प्लांट्स के रूट्स में, और ये वेरियस पैथोजन से कंट्रोल कर रहा है। बैक्यूलो वायरस की बात करें तो ये ऑर्थ्रोपोड्स को अटैक करता है। अगर इस बैक्यूलो वायरस से फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये IPM मतलब कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी ये यूज होता है। मतलब पेस्टिसाइड्स वाले क्षेत्र में भी हम इसका यूज कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में हमारे पास ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनका हम यूज करते हैं। और इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ों को हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे हेल्पफुल है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप एक बार और देख करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। अपने NCERT बुक को जरूर रीड करें, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक NTSE, ओलंपियाड एंड CUET, सबकी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन में भी बहुत मदद मिलने वाली है आपको। बस आपको आना है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब के चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर विजिट कर सकते हैं हम www.magnetbrains.com। आना है, क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, अपने चैप्टर को चुन के लेक्चर्स को चुनना है। जिसमें भी डाउट है उसको देखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, एग्जामिनेशन में रॉक करिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।